अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 33 और आखिरी किस्त है। फरहान अलाही ने पासपोर्ट लेते हुए इस बात में सर हिलाया। हाशिम बलोच का हाथ थामे सुर्ख जोड़े में मलबूस वो लाल हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा पार कर रही थी। रूह से उभरती अजियत धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। हाशिम बलोच के हाथ में दबा इसका हाथ कांपा। दो आंसू आंखों के किनारों को तोड़ते हुए गालों पर आ ठहरे। सॉरी ज़ोई, यहाँ तुम्हें खुश आमदीद कहने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ के सभी मकीन अपनी नींद सो चुके। इस हवेली को किसी की मासूम आहों ने उजाड़ डाला। ज़ोई, जब गुज़रा वक्त जियत के सिवा कुछ ना दे तो इसे दोहराना नहीं चाहिए। गुज़रे वक्त को न तुम दोहराओगी और न मैं। माजी को दोहराए बगैर हम एक खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। मेरी माँ 14 साल बाद लफ्ज़ माँ लबों पर सवाल बनकर उभरा। हाशिम बलोच ने नज़रें चुरा ली। ज़ोई, तुम्हारी माँ शायद इतनी ताकतवर नहीं थी कि तुम्हारी जुदाई के दर्द को सह पाती। तो क्या मेरी माँ भी अजियत से होंठ कुचलती ज़ोया अलाही को खड़ा रहना दुश्वार लगा। वो लाउंज में सोफे पर ढह सी गई। अब्बा और गुड्डू आंसुओं की नमी ने बामुश्किल बोलने दिया। ज़ोई, गरीब के पास इज़्ज़त ही तो होती है, और जब कोई इज़्ज़त नहीं ज़िंदगी छीनता है। गुड्डू, मुझे गुड्डू के पास ले चले। क्यों नहीं ज़ोई, कमरे में चलो, कपड़े बदल लो, फिर चलते हैं। वो कमरे में आई और जल्दी से बैग खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। कमरा सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। सुर्ख गुलाबों से आमांग सुर्ख पर्दे और सुर्ख बेडशीट। कमरा किसी तलिस्मी महल का कमरा लग रहा था, मगर ये तलिस्मी माहौल इसे अपने शहर में जकड़ने में नाकाम ठहरा। वो तो गुड्डू से मिलने को बेताब थी। चलें, वो कपड़े बदल कर जल्दी से बोली। चलो, वो इसकी बेताबी पर मुस्कुरा दिया। गाड़ी हवेली से निकलकर कच्ची आबादी की तरफ गामजान थी। सड़क के दोनों तरफ लहलहाते सरसब्ज खेत अंधेरे को अजीब सी जला बख्श रहे थे। गाड़ी की रोशनी जब इन खेतों पर पड़ती तो वो और मस्त झूमने लगते। गाड़ी रुकी तो इसने भी अपनी बंद आंखें खोल दी। सामने लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा था। हाशिम बलोच ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक नौजवान ने खोला। बड़ी हुई शेप, बेतरतीब से बाल। ज़ोया अलाही को गुड्डू को पहचानने में ज़रा एक पल भी नहीं लगा था। सलाम साहब, खैर तो है आप अब मेरे गरीब खाने पर। हैरत और खौफ से हकलाती गुड्डू की आवाज़ उभरी। ज़ोया ने आगे बढ़कर गुड्डू का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। वो गुड्डू के कंधे पर सर रख तड़प तड़प कर रो दी। साईं, ये कौन है? गुड्डू मुश्किल ही बोल पाया था। तुम्हारी बहन सक्को। गुड्डू के लंबों में जुम्बश हुई। आपा ज़ोया के आंसुओं में गुड्डू के आंसू भी शामिल हुए। हाशिम बलोच की आंखें भी नम हुईं। आए साईं, अंदर आ जाएं। गुड्डू के घर इकलौते कमरे की तरफ इशारा किया। ज़ोया के कंधे पर अब भी गुड्डू का हाथ मजबूती से जमा था। तीनों चलते हुए अंदर आए। कमरे में हर चीज़ वैसे ही थी। चारपाइयों की जगह एक बेड पड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक 19-20 साल की लड़की आंखों में हैरत समेटे खड़ी थी। आपा, ये जन्नत मासी की बेटी है, सीमा, और मेरी बीवी है। सीमा, ज़ोया ने नरमी से इसका हाथ थामा। कैसी हो सीमा? ठीक हूँ। वो बुखलाई हुई इसे तके जा रही थी। बैठे आपा। जा सीमा को चाय पानी का इंतज़ाम करो। नहीं, हम खाना खा कर आए। हाशिम बलोच ने हाथ ऊपर उठाते हुए मना किया। ज़ोया और गुड्डू देर तक बातें करते रहे। कभी अपने खस्ता हाल माजी को याद करते और कभी माँ बाप को। कभी आंखें आप ही आप नम होती तो कभी बेख्तियार होंठों में मुस्कुराहट उभरती।
ان کی باتیں سنتے ہاشم بلوچ کے چہرے پر نہ بیزاری تھی اور نہ ماتھے پر کوئی شکن ابھری تھی۔ گڈو تم سیما کو لے کر کل حویلی ضرور آنا۔ گڈو اور سیما انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ گاؤں میں ہسپتال اور لڑکیوں کے اسکول کے افتتاح کے موقع پر گاؤں کے سبھی لوگ جمع تھے۔ زویا الہی ہاشم بلوچ کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی۔ تالیوں کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ موم سے ملنے کے لیے جب گاؤں سے نکلے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گیٹ کھلا تو سامنے کا منظر زویا الہی کے لبوں پر ہنسی کی جل ترنگ بکھیر گیا۔ حوض میں گرتے فوارے کے 7 رنگ پانی میں فرحان، الہی، درِ کشف، سیم اور جیا نہاتے ہوئے ایک دوسرے پر پانی پھینک رہے تھے۔ موم کنارے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے سفید ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ قوس قزح نے آسمان پر اپنے رنگ بکھیرے۔ قوس قزح کے رنگوں کے عکس رنگ برنگے پانیوں کو اور رنگین بنا رہے تھے۔ ان مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر زندگی مسکرا اٹھی تھی۔ آج آخری قسط تھی۔ آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔